बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे आज बड़े फैसले की। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के बाद मियां नवाज शरीफ को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। नवाज शरीफ को अडियाला जेल पहुंचा दिया गया है और यहां पर सिक्योरिटी भी इंतहाई सख्त रखी गई थी। जब एहतसाब अदालत से फैसला आया, अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल की सजा का फैसला सुनाया गया। उसके बाद यहाँ पर मौजूद जो एहलकार थे उन्होंने तहवील में लिया साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को और अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। आज की रात नवाज शरीफ अडियाला जेल में गुजारेंगे, जबकि कल उन्हें लाहौर की कोट लखपत जेल मुंतकिल किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल की सजा का फैसला सुनाया गया, जिसके बाद यहाँ पर मौजूद एहलकारों ने अहाता अदालत से साबिक वज़ीर आज़म को अपनी तहवील में लिया और अब कोट अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है और कल उन्हें कोट लखपत जेल लाया जाएगा। अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल कैद की सजा पाने वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। आज की रात मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अडियाला जेल में गुजारेंगे और कल सुबह उन्हें लाहौर की कोट लखपत जेल मुंतकिल किया जाएगा। तो आपको बताते चलें कि अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल कैद की सजा पाई नवाज शरीफ ने और अब उन्हें अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। नवाज शरीफ आज की रात अडियाला जेल में गुजारेंगे और कल सुबह उन्हें लाहौर की कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। 7 साल कैद के अलावा मियां नवाज शरीफ को $2.5 करोड़ जुर्माना भी किया गया है। इसके साथ साथ हसन और हुसैन नवाज को मफरूर करार दिया गया है। मियां नवाज शरीफ को आज अडियाला जेल रखा जाएगा और कल मियां नवाज शरीफ को कोट लखपत जेल लाहौर मुंतकिल किया जाएगा। मियां नवाज शरीफ के वकला ने यह दरख्वास्त दायर की थी कि अडियाला जेल मुंतकिल ना किया जाए, लाहौर में मियां नवाज शरीफ को रखा जाए, जिस पर यह दरख्वास्त मंजूर कर ली गई और यह हुक्म दिया गया कि मियां नवाज शरीफ को कोट लखपत जेल में रखा जाएगा। कल सुबह कोट लखपत जेल पहुंचाया जाएगा साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को और आज की रात वो अडियाला जेल में ही गुजारेंगे। वाज़ेह रहे कि अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है साबिक वज़ीर आज़म को, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में उन्हें बरी किया गया है। ये 7 साल की सज़ा जब सुनाई गई तो उसके बाद अहाता अदालत से साबिक वज़ीर आज़म को तहवील में ले लिया गया। और दूसरी जानिब आपको बताएंगे नवाज शरीफ को सजा के खिलाफ नून लीग ने हर फोरम पर एहतजाज करने का फैसला किया है। नून लीग ने अल अजीजिया रेफरेंस के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का भी फैसला कर लिया है। मियां नवाज शरीफ को सजा के खिलाफ नून लीग ने हर फोरम पर एहतजाज करने का फैसला किया है। नून लीग ने अल अजीजिया रेफरेंस के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। मियां नवाज शरीफ को अल अजीजिया रेफरेंस में सजा सुनाई गई है, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में उन्हें बरी कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि इससे पहले मुशावरती इजलास जो मुनक़िद किया गया था उसमें यह फैसला हुआ था कि नवाज शरीफ को सजा की सूरत में जो कमेटी है मुस्लिम लीग नून की वो तमाम तर मामला तय करेगी और अब हर फोरम पर एहतजाज करने का फैसला किया गया है। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के फैसले को चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। फैसला नैब हेडक्वार्टर में चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जेर सदारत इजलास में किया गया। मजीद बात करेंगे सगीर चौधरी से। सगीर, आगाह कीजिएगा। जी, मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो है वो अल अजीजिया रेफरेंस में फैसला आया, उन्हें 7 साल सज़ा का हुक्म सुनाया गया, लेकिन जब उनको फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी कर दिया गया तो ये नैब के लिए कोई इतनी अच्छी खबर नहीं थी, क्योंकि नैब की जानिब से बहुत ये उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि उन्हें दोनों रेफरेंसेस में जो है वो सज़ा होगी और सज़ा भी उन्हें 10 से 14 साल होगी। लेकिन जब उन्हें फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी कर दिया गया तो फिर नैब के जो बड़े हैं उन्होंने हेड क्वार्टर में एक अहम इजलास तलब किया। जस्टिस जावेद इकबाल की सरबराही में ये अहम इजलास हुआ, जिसमें नैब के जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे वो उनको तलब किया गया। इसके अलावा डीजी ऑपरेशंस उसमें शामिल हुए और इसके अलावा डीजी नैब रावलपिंडी और केस ऑफिसर्स जो थे और लीगल टीम जो थी नैब की उसको तलब किया गया। मुशावरती
की गई और उसके मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली गई कि कहाँ कहाँ पर लूप होल्स थे, कौन सी तकनीकी खामियां थीं जिसकी वजह से इस्तगासा जो है वो प्रूव करने में नाकाम रहा। तो अब जो है इस हवाले से बाज़ाब्ता अपील दायर करने का फैसला कर लिया गया है और चेयरमैन नैब की जानिब से जो लीगल टीम है, प्रोसिक्यूशन टीम है, उसको खुसूसी हदायत जारी की गई हैं कि इसको जो है वो भरपूर अंदाज में आगे लेकर चला जाए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ जो कि मातहत अदालत का आज का फैसला है अपील की जाए। जबकि दूसरी जानब नून लीग की जानिब से भी अपील का फैसला किया गया है। अब देखना ये होगा कि नून लीग जो है वो सज़ा के खिलाफ कब अपील में जाती है और नैब जो है वो कब जाएगी। अभी तक जो है वो फैसला तहरीरी तौर पर जो फैसला है वो नैब को नहीं मिल सका, चूँकि कल जो है वो ये फैसला मिलेगा और उसके बाद फिर हतमी फैसला होगा कि अपील कब दायर की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सगीर, इस बारे में अपडेट कर रहे थे। और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला सुनने के लिए एहतसाब अदालत आने वाले लीगी कारकुनों की पुलिस से झड़पें हो गई। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया जबकि पुलिस ने इस मौके पर आंसू गैस की शेलिंग भी की। और उधर बहावलपुर में नवाज शरीफ को सजा होने पर सब्जी फरोश दिल बर्दाश्ता हो गया और उसने अपनी ही दुकान जला डाली। सब्जी फरोश ने पीटीआई की शर्ट और पीपल्स पार्टी से इज़हार एकजहती के लिए सिंधी अजरक पहन रखी थी। इसी बारे में मजीद हम जानेंगे। ब्यूरो चीफ बहावलपुर मोहसिन उल मुल्क हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, कौन है ये शख्स और ये तमाम तर मामला था क्या? जी, बहावलपुर में आज के नैब के फैसले पर दिल बर्दाश्ता होकर सब्जी फरोश ने अपनी दुकान को आग लगा दी और आग लगाने से ना सिर्फ इसकी दुकान का सामान जल गया बल्कि जो पैसे थे वो भी जल गए। बताया जा रहा है कि 50,000 से ज़ायद की रकम इस गले में मौजूद थी, जो कि इस वक्त आप नोट देख सकते हैं मेरे हाथ में, हज़ार रुपए के। हमारे साथ ये सब्जी फरोश मौजूद हैं। बिलाल बोदला, क्यों आपने जला दी? आपने शर्ट पीटीआई की पहनी हुई है? क्योंकि मैं पीटीआई का कारकुन हूँ। पीटीआई काफ़ी अरसे से गलत फैसले करती आ रही थी। ये जो नवाज शरीफ का आज का फैसला आया है इसमें गवर्नमेंट ऑफ पीटीआई का काम था, ना कि एहतसाब अदालत का। इस फैसले पर आकर मैंने इस को आग लगाई है कि ये नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आया है और गलत फैसला आया है और ये यकतरफा फैसला आया है। इसमें कहीं भी मुझे इंसाफ नज़र नहीं आया। पीटीआई का उन्होंने लिबास भी पहना हुआ है और उसके साथ साथ नवाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून से इज़हार यकजहती भी कर रहे हैं। एक बड़ी तादाद लोगों की यहाँ पर देखने आई हुई है इस तमाशे को या इस तमाम तर चीज़ों को, क्योंकि इस शख्स ने दिल बर्दाश्ता होकर अपनी दुकान को आग लगा दी। ना सिर्फ दुकान को आग लगाई है बल्कि इसके साथ साथ जो गले में पैसे पड़े थे उनको भी जला दिया। और इस वक्त उसका कहना है कि पीटीआई हुकूमत ठीक काम नहीं कर रही। उन्होंने वोट पीटीआई को दिया था लेकिन वादे पूरे नहीं किए मौजूदा हुकूमत ने। ठीक है मोहसिन, बहुत शुक्रिया, इस बारे में अपडेट कर रहे थे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी तर्जुमान सेनेटर मौला बख्श चांडियो ने नवाज शरीफ की सजा पर रद्द-ए-अमल दे दिया है। कहते हैं कि नवाज शरीफ अपनी इंतकाम की सियासत का नुकसान उठा रहे हैं। नवाज शरीफ को इसी सियासत ने तनहा किया। हुक्मरान माजी से सबक सीखें और मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार न करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुल्क में सियासी अफरा तफरी पैदा करना चाहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी तर्जुमान मौला बख्श चांडियो का रद्द-ए-अमल सामने आया है जिसमें उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ अपनी इंतकाम की सियासत का नुकसान उठा रहे हैं। और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने फैसले से पहले मीडिया से बात करते हुए कहा कि फैसला महफूज है तो देर क्यों लगाई जा रही है। फैसले के बाद उनका कहना था कि इन केसेस में कोई हकीकत नहीं थी, फैसले की कोई अहमियत नहीं, सजा देनी थी, दे दी गई। हमने हमेशा कहा कि इंसाफ के तकाजे जो हैं वो अदालतों में पूरे नहीं हो रहे। जितनी पेशियां नवाज शरीफ साहब ने इस अदालत में भुगती है पाकिस्तान की तारीख में किसी शख्स ने नहीं भुगती। सवाल ये उठता है कि वो फैसला जो महफूज किया गया उसको पढ़ने में क्या दिक्कत है। हम सिर्फ ये कहते हैं आप ये देख लें कि अदालत के दरवाजे बंद हैं, ताले लगे हुए हैं, किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। वकील को दिखाते हैं, आपको पता चल जाएगा। इन केसों में कोई हकीकत नहीं थी, ना है
लेकिन सजा देने की सजा दे दी गई है। हमने पहले भी अदालतों का एहतराम किया, आज भी करते हैं, फैसला भी कबूल कर लेंगे, लेकिन आप इसका अदालतों में भी असर देखेंगे इस वर्डिक्ट का और अवाम की नजरों में देखेंगे। एक सबूत किसी रेफरेंस में मियां नवाज शरीफ के खिलाफ न पेश हो सका न है। आज जो सजा सुनाई गई इसके फैसले में करप्शन का कोई जिक्र नहीं है। गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं, न्याजी साहब नैब के पीछे ना छुपे, सामने आए। वो एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तानी कौम को ये कहना चाहता हूँ कि ये जेलें शरीफ खानदान के लिए नई नहीं है और नवाज शरीफ उस शख्स का नाम है जिसने इस मुल्क को अल्लाह के फजल करम से एटमी हुकूमत बनाया। नवाज शरीफ ने इस मुल्क को मोटरवे उस वक़्त दी जब साउथ ईस्ट एशिया में दूर दूर तक मोटरवे का नामो निशान नहीं था और बिजली का 16-16 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। कौम से किया हुआ वादा वफा किया और अरबों रुपए इस कौम के बचाए। आज मुझे वो वक्त भी याद आता है जब नवाज शरीफ को दहशतगर्द बना दिया गया, लांडी जेल में उनको हम मिलने जाते थे। उस वक्त भी एक जुर्माना हुआ था और वो जुर्माना फिर मुझसे उन्होंने वसूल किया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी किया बल्कि वो जुर्माने की रकम भी वापस की। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ फैसला सुनने के लिए आए तो कारकुनों ने गाड़ी रोक ली। वापसी पर नवाज शरीफ की गाड़ी खाली वापस चली गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब ऑपोजिशन में थे तो नून लीग को मुखातिब करके कहते थे कि मैं उनको बहुत बुलाऊंगा। आज नून लीग की एक कारकुन ने जज्बाती होकर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि इमरान खान ने कहा कि हमें रुलाएंगे, आज हम रो रहे हैं, कल वो रोएंगे। रुलाऊंगा, मैं तंग इन्होंने जानबूझ के करवाया क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि मैं रुलाऊंगा, मैं तंग करूंगा इनको। तो कोई बात नहीं, आज हम रो रहे, इंशाअल्लाह ताला ये भी रोगा क्योंकि मेरे कायद 3 मरतबा वजीर आजम रह चुके हैं। अगर वो सच्चे और ईमानदार हैं तो उनको अवाम वोट देती। फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस और अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। अदालत ने फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को बरी कर दिया, जबकि अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल कैद की सजा और $2.5 करोड़ जुर्माना भी कर दिया। नवाज शरीफ आइंदा 10 साल तक अवामी ओहदा नहीं रख सकेंगे। नवाज शरीफ की गैर मनकूला जायदाद भी जब्त करने का हुक्म दिया गया है। फैसले में कहा गया है कि अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में ठोस शवाहिद मौजूद हैं, सजा मनी ट्रेल ना देने पर हुई। नवाज शरीफ की लाहौर मुंतकिल करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। नवाज शरीफ को कोट लखपत जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया गया है। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ को उनके भाई शहबाज शरीफ के साथ रखा जाएगा। हम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि मियां नवाज शरीफ को अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि $2.5 करोड़ जुर्माना भी किया गया है। नवाज शरीफ आइंदा 10 साल तक अवामी ओहदा नहीं रख सकेंगे। फैसले के बाद मियां नवाज शरीफ ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हौसला अल्लाह देता है, मैंने हौसला नहीं छोड़ा, मेरा अज़्म बुलंद और मजबूत है। मरियम नवाज ने आना था, क्यों ना आई? सहाफ़ी की जानिब से ये सवाल किया गया, जिस पर मियां नवाज शरीफ ने कहा कि मरियम नवाज को मैंने रोका, वो यहाँ आकर परेशान होती। मेरी वालिदा 85 साल की है, मरियम को उनके पास छोड़ा है। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मेरी गिरफ्तारी और मेरी बेगम की वफात के बाद मेरी वालिदा उदास है, मेरी वालिदा की उदासी से मेरा दिल रोता है।
मरियम नवाज ने वालिद को सजा का सुनकर ट्वीट किया, अल्लाह तेरा शुक्र है। मरियम ने अपने ट्वीट में मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की सजा का सुना तो ट्वीट किया, अल्लाह तेरा शुक्र है। मरियम ने अपने ट्वीट में मजीद कहा कि करप्शन साबित हुई न किक बैक। 2.5 साल में नवाज शरीफ पर रत्ती भर खयानत भी साबित न हो सकी। फतह नवाज शरीफ की होगी। जितने भी फैसले मियां शरीफ के कारोबार के हवाले से आए, कुछ गलत न मिला तो मफरूजों पर सजा सुनाई गई। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में फैसले को नवाज शरीफ की अमानत, दयानत और सदाकत पर मोहर करार दिया और कहा, ऐसे फैसले इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगे। नवाज शरीफ की सच्चाई और मुखालिफों पर जुल्म का बोझ बाकी रह जाएगा। हुकूमत, ताकत और इख्तियारात खत्म होने के लिए है। वक्त बदलते और हालात पलटते देर नहीं लगती। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। नवाज शरीफ के खिलाफ सबूत होते तो 10,000 दरहम को बहाना न बनाया जाता। खानदानी कारोबार और जायज लेन देन का सहारा न लेना पड़ता। यही नवाज शरीफ की फतह है। मरियम नवाज का कहना था कि नवाज शरीफ के साथ साथ मुस्लिम लीग नून का हर वोटर आज सुरखरू है। एक ही शख्स को कितनी बार निशाना बनाओगे, कितनी बार सजा दोगे, कितनी बार जेल भेजोगे। हुकूमत को नवाज शरीफ का खौफ चैन नहीं लेने दे रहा। तुम्हारे दिन थोड़े हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे दानिश स्कूल पंजाब हुकूमत के लिए सफेद हाथी बन गए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने दानिश स्कूल्स के लिए बजट में मख्तस किए गए फंड्स रोक दिए। मजीद बात करेंगे अली रामे से। अली रामे, बताइएगा क्यों ये फंड्स रोके गए हैं? इससे पहले भी ये मामला एक बार मंजर आम पर आ चुका है। हुकूमत ने कहा था कि जो हैं वो हुकूमत के लिए सफ़ेद हाथी हैं और इसके लिए सब्सिडी कम की जाएगी और उस पर महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम को ये अहकाम भी जारी किए गए कि दानिश स्कूलों के लिए जितना बजट दिया जा रहा है उसमें मज़ीद जो है वो कमी लाई जाए। लेकिन अब ज़राए ने बताया कि दानिश स्कूलों का जो डेवलपमेंट सेक्टर्स का बजट था, जिसमें न सिर्फ कंस्ट्रक्शन के हवाले से और मिसिंग फैसिलिटीज़ के हवाले से वो बजट रोक लिया है। तो रवा माली साल 2018-19 का जो बजट था उसमें हुकूमत ने 3 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई, लेकिन अब दिखावे की रकम मुख्तस की गई और अब बजट जो है वो एक पाई भी जारी नहीं की गई, जिसकी वजह से जो मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन का काम साबिक दौरे हुकूमत से जारी था वो अभी तक उस पर रकम जो है वो खर्च नहीं की गई और ना ही उनको मुकम्मल किया जा सका। तो कंस्ट्रक्शन के हवाले से 40 करोड़ से ज़ायद रकम जो है वो मुख्तस की गई थी और इस पर जो दानिश स्कूल अथॉरिटी के हुकाम उनकी तरफ से कहा गया कि बजट उनको रिलीज़ किया जाए, लेकिन अभी तक उनको बजट रिलीज़ नहीं किया गया। जबकि माली साल जो गुजर चुका है, माली साल रवा माली साल के दौरान पहली छमाही में किस्त जारी की जाती है, उसमें दानिश स्कूलों को बजट जारी नहीं किया गया। और इस पर महकमा खजाना के हुकाम का मौक़िफ़ ये सामने आया है कि इस बजट के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर कराई जाएगी और इसके लिए सूबाई कैबिनेट जो कि फाइनेंस की कमेटी है वो इस पर मंजूरी देगी और उनकी मंजूरी से ही इस बजट का अजरा जो है वो मशरूत होगा। लेकिन देखा जाए तो माली साल के बजट में ये रकम मख्तस की गई, जबकि पंजाब असम्बली से अप्रूवल हुई उस बजट की, उसके बावजूद दानिश स्कूलों का बजट अभी तक रिलीज। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को एक और चैलेंज दरपेश है, क्योंकि नए जम होने वाले कबाली अजला में तालीम की सूरत हाल अबतर है। PTI महज दावों और वादों पर काम चलाएगी या इस चैलेंज से निमट लेगी, इसी बारे में अजमत अली शाह रिपोर्ट करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में नए जम होने वाले कबायली इस्लाम में तालीम की सूरत हाल इंतहाई खराब है। 5 साल में सरकारी तालीमी इदारों में पढ़ने वाले बेशतर तलबा तालीम को खैरबाद कह गए, जिनमें लड़कियों की शरह 79% है। दूसरी तरफ कबायली इस्लाम में शरह खानदगी महज 33% है। आदाद शुमार के मुताबिक कबायली इस्लाम में 307 स्कूल गैर फाल हैं, जबकि 10 स्कूल मुकम्मल तौर पर बंद पड़े हैं। यही नहीं, स्कूलों को 5000 असातिज़ा की कमी का भी सामना है। 4-5 स्कूल फाटा के अंदर जो है वो बंद है और गोश्त स्कूल्स हैं बड़ी तादाद में फाटा के अंदर। मुझे नहीं लग रहा है कि फाटा के अंदर इस हुकूमत ने पहले भी काम किया है और अब भी वो करेंगे। कबायली जिला में 5890 स्कूलों में से 43% बिजली, 45% पीने के साफ पानी और बैतुल खला और 70% स्कूल चार दीवारी से महरूम है।
तो खैबर पख्तूनख्वा में नए जम होने वाले कबाली अजला के प्राइमरी स्कूल्स में दाखिले लेने वाले 73% बच्चे 5वीं से आगे नहीं बढ़ सके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में नए जम होने वाले कबाली अजला के प्राइमरी स्कूल्स के 73% ये बच्चों की तादाद है जो कि 5वीं से आगे नहीं बढ़ सकी है और ये बड़ा चैलेंज दरपेश है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को तालीम के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन कबाली अजला के ये बच्चे जिनकी तालीम पर अभी तक कोई फोकस नहीं किया जा रहा है। कबाली अजला में निस्फ से जायद स्कूल बुनियादी सहूलियात से भी महरूम हैं, जो कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अब इस चैलेंज से किस तरह से निपटेगी, यकीनन इस बारे में हिकमत अमली तय की जाने की ज़रूरत है। ताहम कबाली इलाका जात के जो स्कूल हैं 73% उनमें ऐसे बच्चे हैं जो कि प्राइमरी से आगे नहीं बढ़ सके हैं। उन्हें तालीम किस तरह से दी जाएगी और कैसे उनकी तालीम पर फोकस किया जाएगा, यकीनन ये एक बहुत बड़ा सवाल है और देखना होगा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस बारे में अब क्या स्ट्रेटजी बनाएगी, क्या लाहे अमल मुरतब करेगी। ये तमाम वो कबायली इलाका जात हैं जो कि जम हुए खैबर पख्तूनख्वा में और उसके बाद इन स्कूलों में अभी तक कोई तवज्जो नहीं दी गई है। यहाँ पर मयार तालीम पर कोई फोकस नहीं है, जबकि इन स्कूलों में बुनियादी सहूलियात भी फराहम नहीं की जा सकी हैं, जिसकी वजह से यहाँ मौजूद न सिर्फ बच्चों बल्कि असातिज़ा और दीगर अमले को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इन कबाली अजला में 73% बच्चों की तादाद ऐसी है जो कि प्राइमरी से आगे नहीं बढ़ सकी है, 5वीं जमात से आगे नहीं बढ़ सकी है और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए, जिनकी जानिब से तालीम के बहुत बड़े दावे किए जाते हैं और तालीम पर फोकस रखने का कहा जाता है, लेकिन इन बच्चों की तालीम के लिए अभी तक क्या किया गया, ये सवाल उठ रहा है उन तमाम हलकों में जो कि तालीम के हवाले से अपना किरदार अदा करना चाहते हैं और किरदार अदा कर रहे हैं। इन तमाम स्कूलों में अभी तक बुनियादी सहूलियात भी फराहम नहीं की जा सकी हैं, जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना न सिर्फ यहाँ मौजूद तलबा को बल्कि दीगर अमले और असातिज़ा को भी करना पड़ता है। अजमत अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद जान लेते हैं। अजमत, बहुत बड़ा चैलेंज है ये, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में कोई तवज्जो अब तक क्यों नहीं दी गई? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को एक बहुत बड़ा चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है और वो चैलेंज जो है उन सूबाई जो कि कबायली अजला हैं जिनका सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इंज़माम हो चुका है, वहाँ पर जो तालीम की जो सूरत हाल है वो काफ़ी तशवीशनाक है। शरह ख्वानदगी कबायली अजला में सिर्फ 33% है और 33% में जो ख़वातीन की शरह ख्वानदगी है तो वो काफ़ी कम है। इस जो कि चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है सूबाई हुकूमत जो खैबर पख्तूनख्वा की है कि वहाँ पर उस मयार की तालीम या वहाँ का जो मयार बुलंद करने का तालीम का है दीगर अजला जो कि खैबर पख्तूनख्वा के पहले ही अजलात हैं वहाँ पर उनके मुताबिक लाने के लिए तो काफ़ी बड़ा चैलेंज है। अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो कबायली अजला है वहाँ पर 59 से 60 तकरीबन बच्चे जो हैं उनके लिए सिर्फ एक उस्ताद मुयस्सर है। साथ साथ में जो वहाँ पर बुनियादी सहूलियात हैं स्कूलों में दी जाने वाली वो तकरीबन 55 से 60% ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर बुनियादी सहूलियात मौजूद ही नहीं है। तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा जो कि पहले ही क्योंकि दूसरा दौर जो है वो अब जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पहले से ही वो तालीम इमरजेंसी तालीम के नाम पर सबसे ज़्यादा बजट देने वाली हुकूमत का नारा लगाने वाली अब उनके लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज है। चूँकि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जो पहले अजलात हैं वहाँ पर काफ़ी सूरत हाल जो तालीम की है वो काफ़ी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी जो कबायली अजला हैं उससे काफ़ी बेहतर है। उसको ले आने के लिए काफ़ी तगोदोबी की जा रही है, इकदाम भी उठाए जा रहे हैं। जो कि एडवाइज़र हैं तालीम के, उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका भी कहना है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस दी जाएगी क्योंकि वहाँ पर तालीम जो है वो काफ़ी कम 73% जो कि ऐसे तालिब इल्म होते हैं जो कि प्राइमरी में एनरोल हो जाते हैं और फिर हायर सेकेंडरी तक पहुंचते हुए सिर्फ वो 3% वो तालिब इल्म रह जाते हैं और सबसे ज़्यादा जो है वो शुमाली वज़ीरिस्तान जो कि सबसे ज़्यादा जंगज़दा इलाका है तो वहाँ पर ये रेशो काफ़ी ज़्यादा कम है। इनके 73% ऐसे जो अफराद हैं जो कि तालीम हासिल ही नहीं कर पाए या तालीम हासिल नहीं कर रहे, तो सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का रहेगा। लेकिन काफ़ी बड़ा चैलेंज है, दावे भी किए गए थे, वादे भी किए गए थे, लेकिन उनके बरक्स अब काम की बारी है तो अब देखना यही है कि काम किस हद तक उन अजला में हो जाता है। ठीक है, अज़मत अली शाह बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, अहम खबर आपको दें कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 11वीं बरसी 27 दिसंबर को मनाई जाएगी और सिंध हुकूमत ने 27 दिसंबर को आम तातील का ऐलान कर दिया है।
सरकारी और नीम सरकारी इदारे और कॉरपोरेशन 27 दिसंबर को बंद रहेंगी। इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 11वीं बरसी जो कि 27 दिसंबर को मनाई जा रही है, इस सिलसिले में मरकजी तकरीब का इनेकाद गढ़ी खुदाबख्श में किया जाएगा। सिंध हुकूमत की जानिब से 27 दिसंबर को आम तातील का ऐलान किया गया है और इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। सिंध हाई कोर्ट ने मलीर नदी अराजी स्कैंडल में साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह की जमानत फरवरी के दूसरे हफ्ते तक 10 लाख रुपए के मचलकों के एवज मंजूर कर ली है। कायम अली शाह ने नायब इंक्वायरी को इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। हेड ऑफ दी गवर्नमेंट अगर अपना ओपिनियन पहले ही दे दे, आते ही या उससे पहले ही कहे कि फलां जो है फलां है, ऐसा है, गलत अल्फाज कहे ये और सीनियर पॉलिटिशियन के लिए फैसला दे दे किसी तरह से। और कराची से ही आपको खबर देंगे जहां कत्ल होने वाले पाक सरजमीन पार्टी के कारकुनों को सपुर्दे खाक कर दिया गया। पार्टी सरबराह मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि कत्ल के मुकदमे में मुल्जिमान को नामजद करेंगे। गुज़श्ता रोज कराची में टारगेट किलिंग का निशाना बनने वाले PSP के 2 कारकुनों को नमाज जनाजा के बाद सुपुर्दे खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी, आसिफ हसनैन और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कत्ल का इल्ज़ाम MQM लंदन के कायद पर बराह रास्त आयद किया। यहाँ पर शेल्टर लेते हैं और वहाँ से तकरीबी कार्रवाई कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि ये MQM पाकिस्तान की लीडरशिप इसमें से आधी ठीक भी होगी और आधी जो है वो उसी लंदन वाले के कांटेक्ट में कहते हैं कि जी वो हम आपको ये तहरीक निकाल कर आपके हवाले कर देंगे, एक दिन ये भी मारे जाएंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने मजीद कहा कि PSP की वजह से कराची में अमन लौटा है। उन्होंने ऐलान किया कि वो कातिलों को नामजद करके मुकदमा दर्ज कराएंगे। कर रहे हैं मुकदमा जो है वो जिन्होंने मारा है उनके खिलाफ, और मैं आपको बता रहा हूँ ना सारी बातें आपको पता चलना चाहिए कि किसके खिलाफ मुकदमा होगा। दूसरी जानिब तफ्तीशी हुक्काम ने ऐनी शाहिदीन और जख्मियों के बयानात कलमबंद कर लिए हैं। अतराफ की CCTV फुटेज हासिल करके तफ्तीश का दायरा मजीद वसी किया जा रहा है। दोनों अफराद को इतवार की रात पार्टी के दफ्तर में घुसकर फायरिंग करके मारा गया था। कैमरामैन आसिफ शफी के साथ जिला हैदर, 24 न्यूज़, कराची। अटक इलाके जंड में साबिका दुश्मनी पर मुखालिफी ने एक शख्स फुलील खान पर बेहमाना तशद्दुद किया और छुरियों के वार से दोनों आंखें जाया कर दी। मुल्जिम अंसार अहमद और महबूब ने छुरियों के साथ डंडों का भी इस्तेमाल किया, बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। इस शख्स को वाकया पेश आया अटक इलाके जंड में, जहां पर साबिका दुश्मनी पर मुखालिफी ने एक शख्स फलील खान पर बहीमाना तशद्दुद किया, छुरियों के वार करके दोनों आंखें जाया कर दी और मुल्जिम अंसार अहमद और महबूब ने छुरियों के वार के साथ डंडों का भी इस्तेमाल किया। कराची के इलाके अवामी कॉलोनी से इश्तिहारी मुल्जिम समेत मनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया गया। क्लिफ्टन से अफगानिस्तान से आइस नशा कराची पहुंचाने वाला डीलर 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ, बिल्कुल आपको बताएं कि कार्रवाई की गई है। आइस नशा फरोख्त करने वाले 2 डीलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। डिप्टी ब्यूरो चीफ जिले हैदर से इस बारे में जानते हैं। जिले हैदर, इस कार्रवाई के बारे में बताएगा। जी बिल्कुल, शहर कराची में पुलिस ने 2 बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं। पहली कार्रवाई जो है वो क्लिफ्टन के इलाके खयाबान जामी में की गई है, जहाँ पे आइस जो नशा होता है वो स्मगल करने वाला और सप्लाई करने वाला एक मुल्जिम अपने 2 साथियों समेत गिरफ्तार हुआ है। SSP पीर मोहम्मद शाह के मुताबिक रहमत अली, जिसे डीलर जो है उसे गिरफ्तार किया गया है, वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खासतौर पर स्कूल कॉलेजेस वगैरह में भी लोगों को और स्टूडेंट को ये आइस सप्लाई करता था। इसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसका ताल्लुक बलूचिस्तान से बताया जा रहा है। इससे मजीद और इसके साथियों से तफ्तीश शुरू कर दी गई है। इसी तरह एक और कार्रवाई की गई है। कराची लियाकताबाद का इलाका है सुपर मार्केट, यहाँ पे एक अपनी ही भाभी को कत्ल करने वाला एक देवर जो है मुल्जिम शकील, उसे गिरफ्तार किया गया है। आला कत्ल उससे बरामद कर लिया गया है। वजह जो बताई गई है, इब्तदाई तौर पर जो तफ्तीश की गई है मुल्जिम से, उसने बताया है कि वो अपनी भाभी की बहन से शादी करना चाहता था, जिसके इनकार के बाद तल्ख कलामी हुई है और हाथापाई के बाद जो है उसने भाभी को कत्ल कर दिया। आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। मुल्जिम को मजीद तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। इसके बाद बात करेंगे क्रिसमस की तैयारियों पर। आपको बताएंगे मुल्क के दीगर शहरों की तरह कराची में भी मसीही बरादरी मजहबी त्यौहार मनाने की तैयारियों में मसरूफ है। सेंट पैट्रिक कैथेड्रल चर्च में तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, ये जानते हैं समीन नवाज से। समीन, आगाह कीजिएगा, यहां पर कैसी गहमा गहमी है क्रिसमस की?
जी बिल्कुल, जिस तरह से इस वक्त हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में मसीही बिरादरी अपना मजहबी त्यौहार जोश व खरोश से मनाने के लिए इस वक्त तैयारियों का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में इस वक्त हम कराची के इलाके सदर में मौजूद हैं। यहाँ पर है एक तारीखी जिसको कहा जा सकता है कि चर्च मौजूद है, सेंट पैट्रिक कैथेड्रल चर्च के नाम से है और तकरीबन 150 साल पुरानी ये चर्च है। इस चर्च की खुसूसियत और अहमियत के हवाले से बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर फादर जोशुआ मौजूद हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि तैयारियों का सिलसिला इस वक्त कितना उरूज पर है और सेलिब्रेशंस जो कि यकीनन आज रात से ही उसका आगाज़ हो जाएगा, इसके बारे में हमें मजीद क्या बताएंगे। जोशुआ साहब बताइएगा कि क्रिसमस की अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और त्यौहार की तमाम तरह सेलिब्रेशंस भी हम देख रहे हैं। एक तो मुझे कैथेड्रल के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि ये स्पेसिफिक कैथेड्रल वर्ड जो यूज़ हो रहा है इस चर्च के साथ, इसकी क्या खुसूसियत है? कैथेड्रल का जो मकसद जो है एक लातीनी ज़बान से वो आ जाती है। कैथेड्रल जो है वो कैथेड्रा से आती है। कैथेड्रा का मतलब जो है कुर्सी लातीनी ज़बान में, और कुर्सी जो है जैसे अगर आप वो पीछे देखेंगे वो बड़ी वाली कुर्सी जो है बीच में, वो सबसे अहम कुर्सी इस चर्च का जो क्या कहते हैं लेवल को बढ़ा देती है। मसीही बिरादरी के तमाम तर इंतजाम तकरीबन मुकम्मल होने वाले हैं ताकि अपने इस इवेंट को वो भरपूर तरीके से जो है वो इंजॉय कर सकें और मजहबी जोश खरोश भी उसमें पाया जा सके। जी समीन बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। तो कराची में क्रिसमस की भरपूर तैयारियां जारी हैं। मसीही बिरादरी की जानिब से केक और मिठाइयों का खास एहतमाम किया जाता है। दुकानदारों ने खुसूसी केक और मिठाइयाँ तैयार की हैं। इसी बारे में मज़ीद बता रही हैं मानिया शकील। जी मानिया। जी बिल्कुल, क्रिसमस का मौका है और कराची वाले भी कैसे पीछे रह जाएं। कराची में भी क्रिसमस की भरपूर तैयारियां जारी हैं। हाँ, क्रिसमस पे जो देखा जाता है केक का बड़ा अमल दखल होता है कि केक्स और मिठाइयाँ और चॉकलेट्स जो हैं वो ख़ास तौर से तैयार की जाती हैं, स्पेशल स्वीट्स तैयार की जाती हैं। मैं इसमें बेकरी में मौजूद हूँ। बेकरी में मौजूद उनके इंतजामिया से बात करते हैं कि भाई क्या तैयारियाँ हैं क्रिसमस की और कितने केक्स बनाए हैं। स्पेशली आम दिनों में जो आप लोग केक्स बनाते हैं उसके मुकाबले ये जो क्रिसमस पे खास तैयारियाँ होती हैं उसमें क्या फ़र्क रहता है? इसमें फ़र्क ये रहता है, हमारे पास स्पेशल इनके क्रिसमस आइटम हैं, केक्स वगैरह हैं, स्वीट्स वगैरह हैं और हमारे पास ये टॉफ़ी वगैरह मिलती हैं जो ये सबसे ज़्यादा फेमस होती हैं इनकी ख़ास, जो हमारे पास काफ़ी तादाद में वैरायटी में मिल जाती हैं। जी बिल्कुल, इनका भी ये कहना है कि इतनी तादाद में केक्स होते हैं कि उनकी क्वांटिटी का इनको खुद भी अंदाज़ा नहीं होता। ख़ास तौर से केक के साथ साथ और भी स्वीट्स जो मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकेंगे, ये कुछ स्पेशल आइटम्स ही तैयार किए जाते हैं जो कि खास तौर पे क्रिसमस के लिए होते हैं ताकि जो है क्रिसमस को और भी मीठा मीठा बनाया जा सके और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाया जा सके। चॉकलेट्स यहाँ पे कई सारी मौजूद हैं जो स्पेशली बच्चों को बहुत पसंद होती हैं और इन्हीं चॉकलेट्स को खास तौर से जो है क्रिसमस पे तैयार किया जाता है, जिसकी वजह से जो है वो क्रिसमस जो है और मीठी मीठी हो जाए। केक्स तो एक जगह ही होते हैं और बहुत सारी चॉकलेट स्वीट्स सारी तैयारियाँ रहती हैं ताकि 25 दिसंबर को यानी क्रिसमस डे को बहुत ही मीठा मीठा मनाया जा सके। जी शुक्रिया मानिया आगाह करेंगे। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। थाईलैंड में हाथियों ने बच्चों में तहाइफ तकसीम किए, शादी ने रक्स भी किया। फिनलैंड, क्रोएशिया और मॉस्को में भी हर तरफ रोशनियां ही रोशनियां हैं। अपने एहतजाज को रिकॉर्ड कराया और हमने उस वक्त भी मौजूद सुप्रीम कोर्ट से यह दरखास्त की कि उनकी ये रिपोर्ट की तैयारी के अंदर दखलंदाजी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की वाज़िया खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर कहा था कि के साथ शेयर किया जाएगा और जेआईटी मेंबरान के ऊपर यह जिम्मेदारी आयद की थी कि वो इस रिपोर्ट के मंदरजात को खुफिया रखेंगे और इसके ऊपर किसी किस्म की भी मीडिया स्पेकुलेशन कराने से गुरेज करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट से यह अपील की थी कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज का नोटिस ले कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी पिछले महीने 1.5 महीने से होती जा रही है, मुसलसल होती जा रही है। और हम इस चीज पर हैरान हैं कि आखिरकार क्यों हमारी इस दरखास्त का, हमारी इस इल्तिजा का सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नोटिस नहीं लिया। और आज वही साहब जो इस रिपोर्ट को हुकूमत के इमा पर, जिन्होंने इसकी तैयारी के अंदर अपना किरदार अदा किया, आज मीडिया के सामने बैठकर इसके ऊपर अपनी राय दे रहे थे। ये बड़े अफसोस की बात है कि इस वक्त एहतसाब का जो निज़ाम इस मुल्क में जारी है, और ये बात सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं कर रही, ये बात अपोजिशन की दीगर जमातें नहीं कर रही, गैर जानिबदार हल्के भी इस बात पर मोतरज़ हैं कि ये कैसा एहतसाब का निज़ाम है
कि जिस एहतजाब के निज़ाम के शिकंजे के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के रहनुमा आ रहे हैं। आखिरकार हुकूमत के जो मेंबरान हैं, काबीना के जो मेंबरान हैं, उनसे यह सवाल क्यों नहीं किया जा रहा, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? काबीना के मेंबरान जिनके अंदर परवेज खटक साहब शामिल हैं, जिनके अंदर अलीम खान साहब शामिल हैं, जिनके अंदर जुल्फी बुखारी साहब शामिल हैं, जिनके अंदर और दीगर रहनुमा शामिल है पीटीआई के, उनसे आखिर सवाल जवाब क्यों नहीं हो रहा? और ये तमाम सजाएं, ये तमाम इन्वेस्टिगेशंस एंड इंक्वायरीज अपोजिशन के मेंबरान के खिलाफ क्यों की जा रही हैं? पीटीआई की हुकूमत का एजेंडा बिल्कुल वाज़ेह है कि वो इस मुल्क को वन यूनिट बनाना चाहते हैं, इस मुल्क में वन पार्टी रूल को सामने लेकर आना चाहते हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पिछले कई माह से, जब से वो कौमी असम्बली के अंदर आए, उन्होंने अपनी पहली तकरीर के अंदर इन वजीर आजम को सिलेक्टेड वजीर आजम कहा, और इस मुल्क में जो वन साइडेड इस वक्त एक तासुर और मीडिया के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को जिस तरीके से गला घोंटा जा रहा है, हर उस इशू के ऊपर बात की। लेकिन ये तमाम चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इस सिलेक्टेड हुकूमत को मजबूत करने के लिए और इस मुल्क में से अपोजिशन का सफाया करने के लिए ये तमाम निज़ाम बरूए कार लाया जा रहा है। आज मियां नवाज शरीफ साहब को भी सजा दी गई। हम दोबारा इस चीज़ को बड़ा अनफॉर्चुनेट समझते हैं कि आखिर ये वही एहतसाब अदालत है कि जहां पर इस वक्त 4 साबका वज़ीर आज़म के खिलाफ केसेस चल रहे हैं, लेकिन उसी एहतसाब अदालत में पिंडी में जहां पर एक डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ केस चल रहा है, उसके चुने हुए वजीर आजम शौकत अजीज के खिलाफ केस चल रहा है, उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। यह अदलिया के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि JITs हर चीज में तो बना दी जाती हैं, लेकिन जिन्होंने इस मुल्क में आइन को तोड़ा, जिन्होंने इस मुल्क के अंदर डिक्टेटरशिप नाफिज की, उनके खिलाफ कोई JIT नहीं बनती। अगर हुकूमत के वज़रा जहांगीर तरीन साहब, अगर उनके कुक और उनके माली के नाम अकाउंट्स पकड़े जाएं तो उसके ऊपर कोई JIT नहीं बनती, और तमाम सवाल जवाब इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन से किए जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए यह कोई नई चीज नहीं है। एक जमाना था कि जिसमें तरह तरह के इल्जामात लगाए गए कि आसिफ जरदारी साहब ने एक शख्स की टांग के साथ बम बांध दिया, उस इल्जाम से भी बरी हुए। इस तरह के भी इल्जाम लगाए गए कि वो मंशियात के कारोबार में मुलव्वस हैं, उससे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरी जिम्मा हुई। और हमने अपनी इनोसेंस, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर हमने प्रूव किया, अपनी इनोसेंस वहां पर प्रूव की। आज भी ये जो इल्जामात दोहराए जा रहे थे टीवी के ऊपर, ये उसी तरह के मज़ाक़ खेज इल्जामात हैं। कहां से बात शुरू की और उसको लाकर सदके के बकरों के ऊपर और धोबी से कपड़े धुलवाने के ऊपर खत्म किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, उनकी उम्र 1 साल की थी कि जिस कंपनी पाक लेन का जिक्र किया जा रहा है जिसमें वो शेयर होल्डर बने, उनसे उस वक्त का हिसाब मांगा जा रहा है जिस वक्त वो बालिग भी नहीं थे। उस वक्त का हिसाब मांगा जा रहा है जब वो इस मुल्क से बाहर तालीम हासिल करने के लिए वहां पर मौजूद थे। इस एहतसाब के निज़ाम के ऊपर एहतजाज ना किया जाए तो और क्या किया जाए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हम अपना लाएअमल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन 26 तारीख को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है लाड़काना में, गढ़ी खुदा बख्श में, वहां पर उस मीटिंग में पार्टी की तमाम सूबों से आई हुई क़यादत से भी मुशावरत करेंगे, और उसके बाद 27 तारीख को वहां पर अपनी तकरीर में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के दिन पर उसके अंदर अपना मुस्तकबिल का लाएअमल भी देंगे। लेकिन यह बात मैं यहां पर वाज़ेह करना चाहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों में इस वक्त गम गुस्से की एक लहर है, और उसके अलावा पाकिस्तान में भी कोई ये बात नहीं समझता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वो किसी तरीके से भी जब भी उनको निशाना बनाया जाएगा, इस मुल्क में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन ना सिर्फ बाहर निकलेंगे, बल्कि अवाम वो समझती है, वो जानती है
कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस मुल्क के लिए एक उम्मीद की हैसियत रखते हैं, नौजवान हैं, और उनके जो स्टांस हैं हर इशू के ऊपर, चाहे वो मिसिंग पर्सनस के ऊपर हो, चाहे वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से हो, वो बड़ा खुलकर उन कुव्वतों को भी निशाना बनाते रहे हैं जिन कुव्वतों के खिलाफ इस मुल्क में कोई बात तक करना नहीं चाहता। उनके इस लाए अमल का 27 तारीख को वो कौम के सामने रखेंगे और हम ये बावर कराते चले कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत वो उनमें से नहीं कि जो किसी भी सूरत में मैदान को छोड़ेंगे। हम डट कर इन इल्जामात का मुकाबला करेंगे, इससे पहले भी किया है। हम सड़कों पर भी निकलेंगे, हम अदालतों में हर फोरम के ऊपर अपना मुकदमा भी लड़ेंगे, अपनी बेगुनाही भी साबित करेंगे और इस हुकूमत को पीटीआई की हुकूमत को कि जो इस वक्त इस मुल्क के अंदर एनएफसी अवार्ड, 18वीं तरमीम और ये तमाम वो चीजें जिसके हसूल के लिए इस मुल्क में बड़ी जद्दोजहद रही, उसको अगर खत्म करने की कोशिश करेगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनका भरपूर मुकाबला करेगी। मैं आप तमाम लोगों को मशकूर हूं कि आपने इतने कम वक्त में यहां पर आप आए और अब आपके अगर कोई सवालात हों तो उन सवालात का जवाब जी सवालात ले लें। डॉक्टर साहब, आपने बात की, अभी कुछ खबरें चल रही मीडिया पे कि पीर साहब फगारा को कोई पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई खैर सगाली का मैसेज दिया है, इस पे वाज़ेह कर दीजिएगा, ये कोई ऐसा पैगाम दिया है पीर फगारा साहब को? और दूसरी बात ये कि आज अली जैदी साहब ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि जितना भी माल मिला है तो हराम का माल है और ये हराम जो है सूअर का गोश्त होता है, इस पे आप क्या? देखिए, जहाँ तक अपोजिशन की दीगर जमातों से राब्ते का सवाल है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर अपोजिशन की जमात के साथ राब्ता ज़रूर है और उन राब्तों में हम जो इश्यूज़ की मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर हम आपस में कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं और जो अवाम के जो मसाइल हैं और अपोजिशन का मुत्तफ़िका स्टांस, हम उन मसाइल को मद्देनज़र रख कर, ये हुकूमत हर चीज़ के जवाब में करप्शन सामने लेकर आ जाती है। इस वक्त इस मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है, वो इकोनॉमी की आप सूरत हाल देखें, एक आम आदमी की जिंदगी आप देखें कि जब से ये हुकूमत आई है उसने कितनी मुश्किल कर दी है। इस वक्त सफेद पोश तबका, बिजली महंगी, गैस महंगी, अशिया खुर्दनोश महंगी, किसान परेशान, मजदूर परेशान, इन तमाम चीजों के ऊपर हुकूमत की कतन कोई तवज्जो नहीं। और जिस वक्त भी हुकूमत से सवाल किया जाए कि इन अवाम के इश्यूज पर जवाब दें तो वो आगे से करप्शन का वो एक रोना शुरू कर देते हैं। तो हमारा तमाम अपोजिशन की जमातों से राब्ता है और इंशाल्लाह उस बारे में भी हम अपनी पॉलिसी सामने लेकर आएंगे। और जहां तक अली जैदी साहब का ताल्लुक है, उनके सवालात, उनकी बयानात का जवाब देना हम कोई जरूरी नहीं समझते। आप ये कह रहे हैं कि जो है वो हुकूमत जो है वो सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उनका एहतसाब कर रही है। अपोजिशन भी तो जो है वो एक पेज पे नहीं आ रही, सिर्फ बयानबाजी की हद तक जो है वो आपने नवाज शरीफ की गिरफ्तारी की मजम्मत की है, लेकिन अमली तौर पर पीपल्स पार्टी नून लीग जो है वो हमें इस पूरे सिनेरियो के अंदर साथ नजर नहीं आ रही कि एक तरफ हुकूमत इनके खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई कर रही है, दोनों बड़ी जमातों के सरबराह के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन आप लोगों के अंदर एक होने का जो ना कोई सिलसिला भी नजर नहीं आ रहा है। इसकी क्या वजह है? इसमें ये भी कर लें कि आप क्या समझते हैं, आज जो नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आया है, पीपल्स पार्टी इसको कतई गलत समझती है, इंसाफ का कतई समझती है, क्या समझती है? देखिए, ये सवाल तो जरूर पैदा होता है कि ये सिविलियन जो वज़ीर आज़म है, जैसे मैंने पहले कहा कि उसी एहतसाब पिंडी की अदालत में 4 साबका वज़ीर आज़म के खिलाफ केसेस चल रहे हैं और वहीं पर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ भी एक केस पेंडिंग है। उनके जहां पर असगर खान केस इस वक्त मौजूद है सामने, असगर खान केस के अंदर क्या क्या डिटेल सामने नहीं आई कि किस तरीके से कौन कौन से जनरल्स ने उस वक्त लोगों का मैंडेट चुराने के लिए किस तरीके से उन्होंने पैसे बांटे, सियासी जमातें खड़ी की, उस चीज के ऊपर पेशरफ्त क्यों नहीं हो रही। ये इसके और DGFIA जो है, जो आज कोर्ट के अंदर जो ब्रीफिंग दे रहे थे, ये वही DGFIA जिनको इस चीज के मामले में इंक्वायरी करनी चाहिए और उनके जिम्मे है कि वो इस मामले पर इंक्वायरी करें, लेकिन वो इंक्वायरी नहीं कर रहे। उस मामले में तो उनके पर जलते हैं और जहां पर सिविलियंस को एहतसाब के दायरे कार में लेकर आना हो तो उसके लिए बढ़ बढ़ कर आगे तमाम इदारे पेश होते हैं और उनके केसेस भी चलते हैं और उनकी जायदादें भी जब्त की जाती हैं। जनरल मुशर्रफ की जायदाद किसने जब्त की? उन जनरल से किसने पूछा कि जिन्होंने लोगों में और सियासतदानों में पैसे बांटे? आज तक उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस मुल्क में ये जो सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी है, ये कोई इसको तस्लीम नहीं करता। जिस वक्त तक अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, कोई इस मुल्क के अंदर अपने आप को मुकद्दस गाय ना समझे, जब तक वो तमाम इदारे जिनके अंदर करप्शन की बातें ज़बाने ज़दे आम है,
उनको भी एहतसाब के कटहरे में नहीं लाया जाएगा तो इस अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को कोई तस्लीम नहीं करेगा। 6 साल पहले हमने अनवर मजीद और ओमनी ग्रुप का नाम सुना, आपके ही एक साबिक वज़ीर दाखिला डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के नाम से ज़बान से, और उसके बाद जो बयानियाँ उन्होंने दिया उस वक्त और जो इंकशाफात उस वक्त उन्होंने अनवर मजीद और ओमनी ग्रुप के हवाले से किए, आज वो JIT में शामिल हैं। तो क्या आप समझते हैं कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब शामिल हैं? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने कोई हेल्प की है या जिन्होंने डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की उस वक्त हेल्प की थी अभी भी उन्होंने हेल्प की? तो जुबान और सोच तो 6 साल पहले भी एक थी और आज आपने रिपोर्ट में भी देख लिया कि वो जुबान और वो सोच फिर सामने आ गई। ये बता दें, मेरे सवाल लेना, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, ये जो एहतसाब हो रहा है इसके पीछे इंसाफ है, इसके पीछे वर्दी का मतलब? देखिए, इस एहतसाब के पीछे इस वक्त एक सोच है कि वो इस मुल्क में अपोजिशन को सफाया करना चाहती है। वो तमाम सियासतदान जो कौमी इश्यूज़ पर बोलते हैं, जो PTI सिलेक्टेड PTI की हुकूमत को आड़े हाथों लेते हैं, उनकी आवाज़ को दबाना है, उनकी आवाज़ को चुप कराना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने हर मौके के ऊपर इस हुकूमत को आड़े हाथों लिया है और हम इस तमाम जो ये अब ऑनस्लॉट आया है हमारी लीडरशिप के ऊपर, हम इसको उसी तनाजुर में देखते हैं। उस आवाज़ को चुप कराने के लिए मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनकी बेटी मरियम साहिबा, उनको भी खामोश कराने की कोशिश की गई, काफ़ी अरसा वो खामोश रहे भी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हमेशा, बिलावल भुट्टो साहब ने आवाम के इश्यूज़ के ऊपर हमेशा वो बोले हैं और 27 तारीख को वो फिर बोलेंगे।